मैं 26 साल की हो चुकी थी, इसलिए माँ ने जो भी पहले रिश्ता आया उसके लिए हाँ कर दी। उन्होंने कोई छानबीन भी ना करवाई थी, क्योंकि पिछले 2 साल से मेरे रिश्ते बस टूटे ही जा रहे थे और माँ को लगता था कि किसी ने मुझ पर जादू करवाया है, इसलिए शादी से इनकार करने का सवाल पैदा नहीं होता था। अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करते हुए मैंने भी अपनी रजामंदी दे दी थी। मेरे ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी। माँ ने भी हमारी हैसियत के मुताबिक जल्दी मेरी शादी कर दी थी। मुझे शादी के बाद पता लगा कि पति तो बाहर मुल्क काम करता है। वह शादी के चंद दिनों में ही वापस चले गए थे। मैं हैरान थी, उन्होंने यह बात हमें पहले क्यों ना बताई थी। मैंने जब अपनी सास से पूछा कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, तो सास एकदम घबरा गई और इस बात का जवाब इस अंदाज में दिया जैसे वह इस बात को नज़रअंदाज करना चाहती हो। मुझे सास से कोई जवाब ना मिला था, लेकिन हैरान वाली बात तो यह थी, अगर वह हमें बता देते कि मेरा पति बाहर मुल्क काम करता है तो इससे मोहल्ले वाले और बाकी सब भी मेरे पति की और इज्जत करते। खैर, उन्होंने अगर नहीं बताना था तो उन्होंने ऐसा करके दिखा भी दिया था। अब मैं क्या कह सकती थी। उनका तो बस यही कहना था, तुम्हारे कदम बहुत अच्छे साबित हुए हैं, जल्द वीज़ा लग गया है। यह बात सुनकर मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे सास जानबूझकर किसी मकसद के लिए ऐसा कह रही हो। लेकिन मैंने अपने दिमाग को झटका और शादी के शुरू के दिनों में ही अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। मेरे ससुराल में बस मैं, सास, ननद और 15 साल का देवर ही था। देवर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। यह बात मेरी सास ने शादी के दूसरे दिन ही मुझे बता दी थी। मुझे देवर की दिमागी कमजोरी से कोई मसला नहीं था। मैंने शादी के बाद देखा कि सास अपने बेटे के सारे काम खुद ही करती थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी ननद और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे। मेरे पति से मेरी बात होती रहती। जिंदगी अपनी डगर पर चल रही थी। अचानक मेरी ज़िंदगी में ऐसा किस्सा पेश आया जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। एक दिन मैं जैसे ही कमरे में बाहर निकली, देवर मुझे देखते ही दूध पीने की जिद करने लगा। यह बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि मेरा देवर ज़्यादातर खिलौने में ही बिजी रहता था। देवर की बात सुनकर ननद जल्दी से उसे अपने कमरे में ले गई। यह सब देखकर मेरे दिमाग में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था इस घर में यह सब क्या हो रहा है। अभी मैं चाय पी रही थी कि थोड़ी देर बाद मेरा देवर कमरे से बाहर निकला। मैंने देवर को देखा। इसका होलिया देखकर मुझे हैरत हुई थी। मेरे देवर का मुंह दूध से भरा हुआ था। देवर के बाद मेरी ननद भी कमरे से बाहर निकली। ननद के कपड़ों पर भी दूध की बूंदें मौजूद थी, मगर मुझे याद था जब ननद कमरे में गई थी इसके कपड़े प्रेस किए हुए थे, और अब कपड़ों का यह हाल देखकर मेरा तो दिमाग ही अपनी जगह पर नहीं था। माथे पर पसीने आ रहे थे। मैं बस अपनी ननद को देखते जा रही थी। सास मेरे करीब आकर कहने लगी कि बहू क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो। माँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी। मैंने जल्दी से बहाना बनाया और खास को टाल दिया। अब मैं सास को उसकी बेटी और बेटे की शिकायत तो नहीं कर सकती थी। सास ने फिर मुझे बातों में लगा लिया। अपनी ननद इस अजीब हरकत को तकरीबन भूल ही गई थी। काम की मसफूरियत में मेरा दिमाग उन तमाम सोच में भटक गया। ऊपर से मैं भी काफ़ी सेहतमंद थी, इसलिए काम करते करते पसीने छूट जाते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम करने की वजह से लेटी हुई थी कि मेरी सास कमरे में आई तो मुझे पता ना चला। मुझे अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैं उठ बैठी। अपनी सास को देखकर मैं डर गई। मेरा ध्यान किसी और तरफ था, इसलिए मेरा चौंक कर डरना खास बात नहीं थी। जल्दी से मैंने खुद को संभाला और सास से पूछा, माँ सब ठीक तो है? आपको कुछ काम था? बहू मैं बस तुमसे एक बात कहने आई थी। मैंने अपनी सास को कहा, माँ बताइए क्या बात है? तब सास मुझे देखने के बाद आराम से बोली कि बहू मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम जानती हो तुम्हारा जिस्म भरा सा है, ऊपर से तुम्हारा देवर थोड़ा पागल सा है। इसकी दिमागी हालत ऐसी कुछ ठीक भी नहीं है, बोल भी कर देता है। इसलिए तुम जब भी कमरे से बाहर निकलो तो अपने आप को अच्छी तरह से ढक कर निकला करो। वह खामोश हुई तो मैं उनको मुंह तकने लगी। उन्होंने कहा था कि उनकी बात पर मुझे जितनी हैरत होती उतनी ही कम थी। अगर वह पागल था तो उसे अस्पताल में दाखिल करते। लेकिन खैर, सास की बात इतनी भी बुरी ना थी।
मुझे वाकई अपना ख्याल रखना चाहिए था। मैं अगर अपनी सास से सवाल करती तो ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोचती। मैंने खुद को समझाया कि तो कह रही है मुझे अपने पहने और उठने का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद मैंने सास को कुछ भी कहने का कोई मौका नहीं दिया था। मैं खुद पर अब ध्यान देने लगी थी। मैंने महसूस किया था कि सास अब काफ़ी भरोसेमंद नज़र आने लगी थी। एक दिन ननद और सास बाजार गई हुई थी। देवर सहन में बैठा क्रिकेट खेल रहा था। अचानक देवर की चीख आवाज़ पर मैं भागकर सहन में चली गई, मगर बाहर मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि देवर उस वक्त गीले कपड़ों में था और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। देवर इस वक्त पूरा पानी में भीगा हुआ था। मैं परेशान का शिकार भी थी कि क्या करूं। तभी अचानक देवर को ज़ोर ज़ोर से छींक आने लगी। मौसम की बदलाव की वजह से शायद देवर को ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से तौलिया लेकर आई और देवर की तरफ बढ़ा दी, मगर देवर इस वक्त सिर्फ छींकने में ही बिजी था। मैंने थोड़ी देर सोचा कि वह तो पागल है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक थी और सास भी घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में इसका ख्याल मुझे ही रखना है। मैंने तो तौलिया देवर के ऊपर डाल दिया, लेकिन देवर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो इसकी इस हरकत पर घबरा गई थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ देवर की गिरफ्त से छुड़ा लिया। मेरी सास और ननद भी वापस आ गई। मेरा हाथ अभी तक देवर की गिरफ्त में था। जैसे मैं छुड़वाने की कोशिश में लगी हुई थी ना जाने इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई थी कि उसने इतनी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ रखा था। मेरा तो सांस फूल चुका था। सास ने आते ही मेरी तरफ देखा और आगे बढ़कर जल्दी से देवर के हाथ से मेरा हाथ छुड़वाया। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई थी और जाते ही कमरा अंदर से बंद कर लिया। अपने देवर की इस हरकत की वजह से आज मैं सास और ननद के सामने खुद को बार बार शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कमरे में जाकर मैं गहरी सांस लेते वह सब सोचने लगी जो देवर ने मेरे साथ किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो कुछ हुआ था अब इससे मैं कैसे देवर को कसूरवार ठहरा दूं, जबकि मैं जानती थी कि देवर को दिमागी मसला है। मैं अपने बेड पर बैठी अपने आप को देख रही थी कि सास मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने सास को देखा तो फौरन कहा, माँ वह सब मेरी। सास ने मेरी बात काट दी और बोली, बहू मैं जानती हूँ बाहर जो कुछ हुआ वह सब तुमने जानबूझकर नहीं किया। मुझे सास की बात से कुछ हौसला मिला था। सास ने बहुत दुखी होकर कहा, बहू मेरा बेटा पागल नहीं है, बस यह दिमागी तौर पर थोड़ा कमज़ोर है। तुम इसकी किसी बात पर बुरा मत मानना और दिल पर ना लेना। मेरा बेटा बहुत मासूम है, इसको अपने आप ख्याल नहीं है। अगर कभी कुछ कर दे तो तुम इसे गलत ना समझना। सास की बात सुनकर मैं अपनी जगह खामोश हो गई थी। मैं अब सास को और क्या कहती। मुझे तो देवर से अजीब सी बेचैनी होने लगी थी और अब सास ने कुछ कहने से ही मना कर दिया था। मैंने अपनी तरफ से उनको हौसला दिया था और कहा था कि मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं दूर ही रहूंगी और इसके सामने कम ही जाऊंगी। अगले दिन मेरा सहन में बैठा खेल रहा था। मैं पहले मर्तबा देवर को गौर से देख रही थी। देवर अच्छी हेल्थ का था, इस बात में कोई शक नहीं था। एक बहुत खूबसूरत मर्द था। मैं उसे इतनी गौर से देख रही थी कि अचानक ही जब मेरी तरफ देखा तो मेरे पास आकर वह एक बार फिर दूध पीने की जिद करने लगा। मुझे बात बहुत अजीब लगी और शर्म भी महसूस हुई। भला अब इसकी उम्र थी कि मैं इस फ्रीडम देती। मैंने सास से बात करने की सोची और उनसे कहा कि मैं यह बात महसूस है कि देवर मुझे देखती ही अजीब हरकतें करने लगता है। मेरी बात सुनकर सास के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई थी, जिसे मैंने गौर से देखा था। तब सास फौरन बोली, नहीं बहू तुम कैसी बात कर रही हो। मेरे बच्चे को तो अपना होश नहीं है। वह तुम्हारे बारे में कैसे क्या कुछ गलत सोच सकता है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं सास का जवाब सुनकर खुद ही खामोश हो गई थी। अब उनको और क्या कहती। उनकी नज़र में मैं तो उनका बेटा बहुत मासूम और भोला था। मैं खामोशी से उठी और बाकी के काम निपटाने लगी। मैं रात होने से पहले ही सारे कपड़े छत से उतार कर ले आई थी। जब नंद के कपड़े इसके कमरे में देने के लिए गई तो दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही वह तौलियों से अपने गीले बाल साफ करते हुए कैमरे से बाहर आ गई। मुझे देखकर एक पल के लिए इसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके बाद वह जल्दी से पानी पीने का कहते हुए बाहर की तरफ चली गई। बाहर की तरफ भाग के सामने से आई हुई अपनी ननद से टकरा गई।
मेरे चेहरे के उड़े रंग को देखकर ननद बिल्कुल चुप खड़ी थी, उल्टा मुझ पर ही बरसने लगी और कहने लगी, भाभी आप देखकर नहीं चल सकती क्या? इसकी बात पर मैं और घबरा गई थी। इस वक्त मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। जब तक होश आया तो ननद का जवाब सुनकर हैरत हुई, क्योंकि इससे पहले ननद ने मेरे साथ इस लहजे में कभी बात नहीं की थी। मेरे लिए ननद का यह व्यवहार और उसके कमरे में जो कुछ भी मैंने देखा था वह बहुत ही अजीब था। मुझे बातें सुनाकर मेरी सुने बगैर ननद अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर लिया। मैं दिन भर थकी थी, ऊपर से जिस हालत में देवर को देखा था इसकी वजह से डर महसूस करते हुए मैं सोचते सोचते ही सो चुकी थी। रात का ना जाने कौन सा वक्त था। मुझे नींद से खुद पर किसी का बोझ का एहसास हुआ तो मैंने जल्दी से आंखें खोल दी, मगर अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपनी गर्दन पर किसी की उंगलियों का चुभन महसूस हुआ। मैंने चिल्लाते हुए इसे खुद से दूर करना चाहा। कुछ देर बाद मुझ पर से वजन कम हुआ तो मैं उठकर दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोलकर सास के कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। जल्दी सास ने दरवाज़ा खोल दिया और हेरोइन संगीत सास मुझे ऐसी हालत में देखकर घबरा गई थी और बोली कि बहू क्या हुआ, कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? मैंने अपनी सास को कहा, माँ मेरे कमरे में कोई था। यह कहते मैं रोने लगी, जबकि सास ने हैरानी से मुझे देखा और कहा, बहू तुम क्या कह रही हो? रात के 2 बजे कौन तुम्हारे कमरे में आएगा? क्या बोले जा रही हो? तुम्हारा पति यहाँ नहीं है और देवर इस काबिल नहीं तो कौन आ सकता है? भला सास ने कहा, वहाँ जाकर देख लेती हूँ। जैसे ही सास ने कमरे का दरवाज़ा खोला मेरी तो हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे की बत्ती जल रही थी और बेड पर एक सिलवट तक मौजूद नहीं थी। बस जहाँ मैं सोई हुई थी इस जगह पर हल्की सी सिलवट थी। माँ मेरा यकीन करें, मेरे कमरे में कोई था। मेरी बात सुनकर सास ने एक नज़र नंद को देखा और बोली, अगर यह कोई था तो तुम बताओ कौन था? क्या तुमने उसे देखा था? मैं अब अपनी सास को देख रही थी जो कि इस वक्त गुस्से में लग रही थी। मैंने कुछ कहना चाहा कि इस वक्त नंद बोली, भाभी लगता है आपने कोई ख्वाब देखा है। मैं तो चुपचाप खड़ी थी। तब सास बोली, बेकार के ख्वाब की वजह से तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। अब आराम से जाकर सो जाओ और हमें भी सोने दो। मैं खामोश खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। माँ और नंद कमरे से चली गई तो मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया, लेकिन खिड़की पर नज़र पड़ी तो वहाँ कोई साया सा नज़र आया। गौर करने पर देखा कि इस वक्त कोई वहाँ से भागा था। मैं जल्दी से खिड़की के पास गई तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि दूसरी तरफ ननद खड़ी थी। तो क्या वह ननद का कोई आशिक था जो इसे मिलने आया था और गलती से मेरे पास आ गया? क्या यह सब मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा था? मुझे तो कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। पूरी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। अगली सुबह मेरी नंद खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर आई और हमारे साथ नाश्ते में बैठ गई। मुझे ननद के रवैये में कोई भी बदलाव महसूस नहीं हुआ था। अचानक मैंने ना जाने क्या सोचा कि मैं सास को क्या बोलूं। माँ, कल रात मैंने साथ वाले कमरे की खिड़की से किसी मर्द को बाहर जाते हुए देखा था। मेरी बात सुनकर मेरी सास को करंट लग गया था। सास ने कुछ पर ठहर कर, बहू क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा कि माँ वह कल रात अभी। मैं कुछ कहती कि सास बीच में बोल पड़ी, साथ वाला कमरा तुम्हारी ननद का है और तुम मेरे हिसाब से मेरी बेटी के करैक्टर के बारे में यह सब कह रही हो। मुझे तो सास की कुछ समझ नहीं थी। पहले के बारे में यह सब कहना कि वह जो भी करे इसे मना करो, इसके बाद अपनी हद से बढ़कर मेरे करीब रहना, और कल मेरे साथ जो हुआ उसके बाद ननद के कमरे से जाना, मुझे तो सब समझ आ रहा था। ना जाने सास की अकल पर क्या पड़ता है कि वह सब समझते हुए भी अनजान बन रही थी, बल्कि सास तो उल्टा मुझ पर बरस पड़ी। मैं नज़र झुकाकर बैठी रही, क्योंकि इस वक्त कुछ भी कहना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। मुझे बोलने के बाद एहसास हुआ था कि मुझे सास से बात करनी चाहिए थी, मगर जो होना था वह तो हो गया था। ननद एक कोने में बिल्कुल खामोश खड़ी थी। मुझे लगा शायद ननद कुछ कहेगी, लेकिन वह तो बिल्कुल खामोश रही थी। मैं भी खामोशी से वहाँ से उठकर कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद सास और ननद घर से बाहर चली गई।
मुझ में उनसे कुछ भी पूछने की कोई हिम्मत नहीं थी। घर में ही था। इससे पहले मुझे देखकर वह अपनी फरमाइश करता जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। काफ़ी देर गुजरने के बाद मेरी नज़र जो खिड़की के बाहर गई तो सास और नंद किसी मर्द के साथ खड़ी बातों से मसरूफ़ थी। मुझे उनके बात करने के अंदाज पर कुछ शक हुआ था। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकली और जल्दी से चादर लेकर सास और ननद से छुपकर दूसरी दीवार के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। और जो बात उनके बीच चल रही थी वह सुनकर मैं उल्टे कदम वापस अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं लंबे समय सांस लेने लगी। मेरे दिल बहुत तेज धड़क रहा था क्योंकि मैं ना जाने उनकी किसी साजिश का शिकार होने वाली थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा तेज तेज बजने लगा। मैं जल्दी से बेड पर जाकर लेट गई और जाहिर किया जैसे मैं सो रही हूँ। सास कमरे की दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गई। मेरी आंख बंद थी। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शायद जब सास को यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ तो वह दरवाज़ा वापस बंद करके चली गई। मैंने जल्दी से आंखें खोली। मुझे यकीन था मेरी सास इस बात को यकीन करने ही आई थी कि मैं सो रही हूँ या नहीं। शायद उनको महसूस हो गया था कि किसी ने उसकी बातें सुनी हैं। मुझे अब सारी कड़ियाँ मिलती हुई नजर आ रही थी। मैंने सोच लिया था अब देवर और सास का राज जानकर ही रहूँगी, लेकिन मुझे कुछ खबर ना थी कि इस सच में मुझ पर कयामत गुजरने वाली थी। अगले दिन तो देवर ने हद कर दी। मेरे करीब आकर मुझे हाथ लगाता मैंने इधर धक्का दिया और वापस कमरे में भाग गई। अब मुझे इस घर में रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। पति भी मुझसे कांटेक्ट में था कि उसे कुछ कह सकती। मेरा मायका भी दूर था और सास कभी मुझे अपने घर जाने नहीं देती थी। अगले दिन खरीदारी का सोच तैयार होकर सास के साथ मार्केट चली गई। वापस ननद मेरे लिए खास चाय बनाकर कमरे में ले आई तो मैंने चुपके से चाय गिरा दी। थोड़ी देर बाद बाहर से अजीब आवाज़ आने लगी। मैंने काफ़ी दिनों से नोट किया था जब ननद चाय बनाती मुझे नींद आ जाती और मैं सो जाती थी। आज इसलिए मैंने चाय नहीं पी थी। मैंने अजीब आवाज़ सुनकर बाहर जाकर देखा तो बहुत थोड़ी देर बाद सास ने ननद से कहा जाकर देख जरा दवाई ने अपना असर किया कि नहीं। अब तक वह बेहोश हो गई और मुझे आवाज़ देना। मैंने जब सास की बात सुनी तो जल्दी से सोफे पर ही लेट गई। ननद कमरे में आई तो मुझे बेहोश समझकर बेदर्दी से मेरा मुंह अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिया। तकलीफ़ के बावजूद मैं आंखें नहीं खोल सकती थी। तभी ननद की पुकार से देवर कमरे में आ गया। सास और ननद ने कहा बस आज इस अजाब से जान छूट जाएगी। कितने पापड़ बेलने पड़े इस लड़की के लिए। मैं दिल में डर से सोच रही थी कि जो मंसूबा उन्होंने बनाया है कहीं वह उल्टा ही ना हो जाए, क्योंकि मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया था और पुलिस को भी अगवा कर दिया था। क्योंकि सास और नंद की अजीब हरकतों को देखते जब पड़ोसियों से उनके बारे में बातें सुनी तो मेरी रूह कांप गई थी कि वह लोग इतने करीबी रिश्तों को कैसे बदनाम कर रहे थे। इससे पहले मेरा देवर मुझे हाथ लगाता मैंने अचानक आंखें खोल दी और देवर के मुंह पर खींचकर थप्पड़ दे मारा। इससे पहले वह लोग मेरे साथ कुछ गलत करते पुलिस ने आकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उन लोगों को और मेरे पति को, जो कि दूसरे मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे शहर में था, इसे भी अपना हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी पर उसने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी। वह लोग कोई माँ बेटा नहीं था बल्कि उनका एक गैंग था। वह लोग शादी के बाद ऐसे ही एक लड़के को देवर बनाकर मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करवाते थे और जो लड़की उनके जाल में आकर फंस जाती थी फिर उसे ब्लैकमेल करके उनसे ज़बरदस्ती वेश्या का धंधा करवाते थे। मैंने मुड़कर उनकी तरफ ना देखा था और अपने घर चली गई थी। मेरी माँ ने 2 साल के इंतज़ार के बाद मेरी दोबारा शादी करवा दी थी। इस दौरान माँ को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि तलाकशुदा होने की वजह से सब कुछ मुझे ही गलत समझने थे। लेकिन माँ की गांव की दोस्त जब उसने मिलने आई तब उन्होंने सब जानने के बाद माँ से मेरा हाथ मांग लिया था। उन्होंने भी पहले बहू शहर से लाई थी जो कि आज़ादी के नाम पर तलाक लेकर चली गई थी। मैं शादी से बहुत डर गई थी क्योंकि मेरा पहला तजुर्बा बहुत बुरा था, लेकिन शादी के बाद अपने पति का रवैया देखकर मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में अगर बुरे